Hello everyone, I am Ashish Kumar Sak and this is my self introduction, and I have completed MSc in physics from Agra University 2017 and having 2 years teaching experience, maths and reasoning for competitive exam, and I am also manager of Galaxy Public School and faculty of maths and reasoning and general studies at ON Institute। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यांत्रिकी पे मैकेनिज्म पर है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़। तो आज के इस वीडियो में हम उसके आगे का कुछ पार्ट देखेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मैकेनिज्म में आपको बताया था कि अदिश राशियों के बारे में, तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। अदिश राशियाँ क्या होती हैं, इनके मापन के लिए केवल क्या होता है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उन्हें हम क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं, राइट। जैसे दूरी है, चाल है, आयतन, क्षेत्रफल, घनत्व, तो ये सभी क्या है, ये टोटल की टोटल जो अगर बात की जाए ये क्या है, अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमने पढ़ाया था कि सदिश राशियों के बारे में। तो अगर सदिश राशियों की बात की जाए तो इनके मापन के लिए क्या होता है, परिमाण और दिशा, इन दोनों की आवश्यकता होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण में जैसे बल है, वेग है, आवेग, विस्थापन, त्वरण आदि। तो हमने इसमें वेग के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया था पिछले वीडियो में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं आगे की चीज़ देखेंगे, हम बल के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे, त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, क्या त्वरण होता है, और कोशिश करेंगे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ वो भी कंप्लीट किया जाए इस वीडियो के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, तो ये है आज, अब जो अभी तक जो पीछे का वीडियो था वो हम पीछे कवर कर चुके थे पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार वीडियो को देख लें। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। देखिए क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं, ठीक है। जबकि वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के अंतर को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। देखो समझना, क्या करें, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जो मार्ग की लंबाई होती है उसे हम दूरी कहते हैं, जबकि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को हम क्या कहते हैं, कि अंतर को विस्थापन कहते हैं। खास पॉइंट यहाँ पर यह है कि दूरी जो है वो सदैव क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी हमेशा धनात्मक होती है। जबकि विस्थापन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी और शून्य भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, समझते हैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा। देखो यहाँ पर क्या है कि आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए पे है और स्टाबो से जाना है सी पर, समझना। तो उसके पास दो ऑप्शन है, एक तो वो ये वाला मार्ग चुने, पहले कहाँ जाए, बी पर जाए, उसके बाद सी पर जाए। एक ये टेढ़ा मेढ़ा जो मार्ग दे रखा है, ये वाला, ये जो टेढ़ा मेढ़ा मार्ग दिया है ये यहाँ तक, चाहे इस मार्ग से जाए। देखो अगर मान लो वो ए से पहले बी पर जाता है तो पहले ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस और फिर यहाँ बी से सी पे जाएगा तो 5 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया ये, यानी ए बी सी मार्ग में तय की गई दूरी जो है वो 10 + 5 यानी 15 किलोमीटर, राइट। जबकि मार्ग सेकंड में, यानी इस वाले मार्ग की अगर बात की जाए, यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो मार्ग सेकंड में तय की गई दूरी 17 किलोमीटर है। अब समझना, ये तो है दूरी, परंतु हम देखते हैं कि दोनों ही स्थिति में वो व्यक्ति पहले कहाँ पर था, ए पर, और पहुँचा कहाँ पर, बी पर। तो इनकी प्रारंभिक जो स्थिति है ये जो है, ये वाली ए जो है, ये है इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक स्थिति, और ये क्या है, ये है फाइनल पॉइंट, अंतिम स्थिति। तो व्यक्ति ए से बी तक जो गया, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, राइट। अगर ये दे रखा है यहाँ पर 11 किलोमीटर डायरेक्शन है ए टू सी, तो यहाँ पर हमने देखा जब हम दूरी की बात कर रहे थे तो हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे थे, जबकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो विस्थापन जो है 11 किलोमीटर है, तो डायरेक्शन दी है ए टू सी में। अगर हम कहें सी टू ए तो यही जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो व्यक्ति ए से चलना स्टार्ट करता और घूम फिर के कहीं कहीं जाके ए पर ही आ जाता, इस केस में विस्थापन क्या हो जाता, शून्य हो जाता। क्यों, क्योंकि उसने ए से प्रारंभ किया और ए पर ही आके रुक गया, राइट। आई होप आपको ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझ आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि दूरी जो है वो कैसी, अदिश राशि है, जबकि विस्थापन की बात की जाए वो सदिश राशि है, राइट। तो किसी भी वस्तु की प्रारंभिक
और अंतिम जो स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और ख़ास पॉइंट ये है कि दूरी और विस्थापन दोनों का जो मात्रक होता है वो क्या होगा, मीटर होगा। दूरी का मात्रक भी मीटर और विस्थापन का मात्रक भी मीटर होगा। अब हम समझते हैं त्वरण को, एक्सीलरेशन। ये क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। मान लीजिए कि किसी वस्तु का, जैसे अगर v जो है वो क्या है, अंतिम वेग, और यहाँ पर u जो दे रखा है ये प्रारंभिक वेग है, जबकि t क्या है, समय अंतराल है। अब अगर हम मान लें कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और t समय बाद उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है, तो यहाँ पे जो त्वरण है वो क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। यानी ये क्या है, ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। यानी त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। देखो, तो त्वरण की बात की जाए तो अभी हमने समझा कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। देखो, त्वरण भी क्या है, एक सदिश राशि है। इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार एग्जाम में सिर्फ मात्रक ही पूछ दिया जाता है। और ये भी याद रखना, त्वरण कैसी है, एक सदिश राशि है। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि किसी वस्तु का जो वेग है वो घटने लगता है तो इसे हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। सपोज दैट किसी वस्तु का वेग मान लो पहले था 20 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व की दिशा में, और बाद में क्या हो जाता है, उसका वेग जो है वो घटने लग जाता है, 10 किलोमीटर पर आवर रह जाता है पूर्व की डायरेक्शन में ही। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मंदन हो जाता है। और जैसे बाइक में हम जा रहे हैं कि स्ट्रेट रोड है, सीधा रोड है जिस पर हम चल रहे हैं, और मान लीजिए कि उस पर ब्रेक लगा दी जाए, तो इस केस में क्या होगा, जो उसकी वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। तो अब हमेशा वहाँ पर क्या होता है, मंदन होता है, या इसी को हम निगेटिव एक्सीलरेशन भी कहते हैं। याद रखना इस चीज़ को, जब किसी वस्तु के वेग में कमी आती है तो त्वरण को ही हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं या निगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनीशन जो है वो दे रखी है आपको फोर्स की। यहाँ पे दिया है बल। बल की बात की जाए तो क्या है, देखो सिंपल सी डेफिनीशन, बल क्या है, ए पुश और पुल, यानी इज नॉन एज फोर्स। क्या कह रहा है, यह एक धकेल या खिंचाव है, जिसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल क्या है, जैसे अगर देखो ये सपोज दैट ये एक बॉक्स है और एक लड़का इधर से क्या लगा रहा है, धक्का लगा रहा है, और दूसरा इधर को खींच रहा है। तो एक पुल कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ये दोनों ही क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना, जब आप फोर्स लगा रहे हैं, जैसे धक्का दे रहे हैं, तो धक्के की क्या होगी, एक डायरेक्शन होगी, ये वाली डायरेक्शन है। जब ये पुल कर रहा है इधर को, तो इसकी भी एक डायरेक्शन है। अगर वो इधर को पुश करता, मान लो इधर खींचता है, या इधर से ये इस साइड से, मान लीजिए कि ये लड़का इस साइड से अगर हम फोर्स कर देता, मतलब धक्का देता, तो क्या होता है, इसकी डायरेक्शन ये हो जाती। तो यहाँ पर ध्यान रखना, पुश और पुल दोनों की अपनी डायरेक्शन होती है, इसीलिए बल की भी क्या होती है, एक दिशा होती है। जिस डायरेक्शन में आप लगा रहे हैं, तो बल भी क्या है, देखो जब किसी चीज़ की दिशा दी जाए तो समझ लो वो क्या है, सदिश राशि है। तो बल भी एक सदिश राशि है, और बल को हम क्या कहते हैं, किसी वस्तु पर जब धकेल या खिंचाव आप लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यानी पुश और पुल इज नॉन एज फोर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि बल का जो सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसे हम सीजीएस, देखो यूनिट मापने के कुछ सिस्टम होते हैं, उन्हीं में एक सीजीएस सिस्टम है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके लिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना कि डाइन क्या है। तो डाइन, यहाँ पर इस चुड़ैल को मत समझ लेना या भूतनी मत समझ लेना। डाइन क्या है, बल का यूनिट है। बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में अगर हम बल के मात्रक की बात करें, सीजीएस सिस्टम में, तो डाइन होता है। चूँकि बल का यूनिट है डाइन, तो बल का यूनिट न्यूटन भी होता है। तो 1 न्यूटन में होते हैं 10 टू पावर 5, 10 की घात 5 डाइन। ये दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर आप प्रैक्टिस सेट देखेंगे एसएससी के, और ख़ासकर रेलवे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, एएलपी में, टेक्नीशियन में, या एनटीपीसी और ग्रुप डी में, ये बहुत, क्योंकि रेलवे में साइंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है।
तो आप देखेंगे कि 1 न्यूटन जो है वो बराबर कितने होगा, 10⁵ डाइन के। और एसएससी में भी ये पूछे जाते हैं। न्यूटन जो है वो बल का एसआई सिस्टम में मात्रक होता है, जबकि डाइन किस में होता है, सीजीएस सिस्टम में मात्रक होता है, राइट। यहाँ पर हम बल के कुछ टाइप देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। वैसे तो बल के कई प्रकार होते हैं, फिलहाल हम बात करेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स की यानी अभिकेंद्री बल की। ये क्या होता है, वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु में केंद्र की ओर कार्य करने वाला जो बल होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, अभिकेंद्री बल कहते हैं। जब भी कोई वस्तु है, सपोज दैट यहाँ से वो वृत्ताकार मार्ग पर ऐसे करके मूव कर रही है, तो उसके सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल कहते हैं। जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, ये किसके कारण है, अभिकेंद्री बल के कारण। पूछा जाता है एग्जाम्पल, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही तो किस बल के कारण, तो ये आएगा अभिकेंद्री बल। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, मोड़ पर मुड़ते समय साइकिल सवार का झुकना। आपने देखा होगा जब आप कभी भी मोड़ पर जाते हो तो जिस साइड आप यू टर्न लेते हो उसी साइड आप क्या हो जाते हो, झुक जाते हो। ये किस कारण होता है, ये सेंट्रीपेटल फोर्स के ही कारण होता है, ठीक है। वास्तव में वहाँ कोई बल होता नहीं है, पर हमें आभास होता है कि जैसे हमें कोई दूसरी ओर अगर हम नहीं झुकेंगे तो गिर जाएंगे। तो ये जो फोर्स है ये सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, यानी वृत्ताकार पथ पर जब आप गति करते हैं तो केंद्र की ओर जो बल कार्य करता है उसी को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल कहते हैं। और ये एग्जाम्पल थे, पृथ्वी का सूर्य की तरफ घूमना, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, मोड़ पर मुड़ते समय हम साइकिल सवार का झुकना। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स के। नेक्स्ट है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और ये अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होता है। देखो समझना, अभी हम क्या कह रहे थे कि जैसे कोई वस्तु है जो इस वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है और ये इसका सेंटर है, तो केंद्र की ओर जो फोर्स काम कर रहा था उसे हम कह रहे थे क्या, अभिकेंद्रीय बल। यहाँ पर हम उल्टा बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो ये अभिकेंद्रीय बल का क्या हो गया, अपोजिट हो गया। इसमें एग्जाम्पल है जैसे दूध से मक्खन निकालने की मशीन। आप देखा होगा घरों में क्रीम निकालने की जो मशीन आती है, मशीन की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर गांव में लोग जैसे वो होता है एक लकड़ी की राई होती है जिससे घुमाकर निकालते हैं, तो वो भी क्या है, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, यानी जो दूध से मक्खन निकालते हैं उसको जो प्रोसेस होती है वो किस में आती है, उसमें कौन सा फोर्स काम करता है, उसमें काम करता है अपकेंद्रीय बल। या कपड़ा सुखाने की जो मशीन है इसमें भी काम कौन सा करता है, अपकेंद्रीय बल। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। दूध से मक्खन निकालने की मशीन में अगर पूछा जाए कौन सा बल काम करता है तो कौन सा करेगा, अपकेंद्रीय बल। ये आपको याद रखना है, इन पॉइंट्स को, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं इनका एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई होंगी और बहुत ही आसान तरीके से टॉपिक समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ की बात करेंगे, उसमें समझाएंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे, जो जो भी हमने टॉपिक कराए हैं उन पे प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी लेकर आएंगे।